तो वेलकम टू अभियान सिविल सर्विसेज और वी आर लर्निंग टुडे हेल्थ इश्यूज इन इंडिया एंड राइट टू हेल्थ। ओ आपको ध्यान क्या रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है पूछते रहते हैं कि हिंदी निबंध जो है समीक्षा अधिकारी में पूछा जाता है या इंग्लिश में पूछा जाता है। तो खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी में दोनों में हिंदी में ही पूछे जाते हैं निबंध। और आपको अगर यूपीपीएससी में लिखना है तो 3 भाषाओं में आप लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। जो अपर की परीक्षा होती है, अवर जो मुख्य परीक्षा होती है, उसमें आपको तीनों ही भाषाओं में लिख सकते हैं। ठीक है, निबंध उसी भाषा में लिखें जो आपकी मातृभाषा हो, जो आपकी डेली यूज़ में हो। अगर आप इंग्लिश कॉन्वेंट मीडियम से हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी निबंध जो है वो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। इसकी बहुत सारी क्लासेस होंगी, लगभग ये 7वीं 8वीं क्लासेस हैं, जिसमें हम लोग 5वां निबंध देख रहे हैं। इसमें नोट्स जो है जिसके पास नहीं है वो लोग आज व्हाट्सएप कर देंगे, जो लोग भी पुराने नए हैं वो सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, कुछ जो नए वाले नोट्स जो नहीं लिखे गए हैं वही आपको कंप्लीट नोट्स जो है ऐप में मैं अपलोड कर दूंगा। तो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, 2 फुल टेस्ट होंगे, टेस्ट हुए हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कॉपी चेक हो जाएगी। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप जो है संडे को 12 से 7 के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी प्रकार की समस्या को। ठीक है ना, ये सारी इसकी स्पेसिफिकेशन है। अभी जो हम निबंध देखने जा रहे हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही ज़रूरी निबंध है। अगर आपसे निबंध न भी पूछा जाए तो भी आपको जानना चाहिए। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए कि आपको वो मुद्दे की समझ होनी चाहिए। यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में सभी जगह पूछे जाएंगे ये प्रश्न। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, जैसे खाने में नमक। पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि हमारा जो है मेन टॉपिक क्या है आपका भारत में स्वास्थ्य समस्याएं। समस्याएं एवं राइट टू हेल्थ। क्लियर है ना, ये हमारा मेन टॉपिक है। और जैसे ये टाइटल है, और टाइटल चूज़ करने से पहले चाहे वो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हो, तो आपको टाइटल चूज़ करना पड़ता है ना। अगर आप एससी में हैं और जनरल का टाइटल चूज़ कर लेंगे तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा ना। अगर आप तो हमारे यहाँ जन्मजा जो व्यवस्था है, अगर आरक्षण की, वह व्यवस्था अगर देखी जाए उसी प्रकार से जब निबंध लिखेंगे तो आपके पास 9 निबंध होंगे, जिनमें से आपको 3 चूज़ करना होगा। तो टाइटल हम जो है जातिगत या भारतीय व्यवस्था में तो चूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर टाइटल चूज़ करना आपके हाथ में है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। टाइटल चाहे अपना हो और चाहे निबंध का हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो टाइटल चूज़ करने के साथ साथ ही आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस भी सब्जेक्ट पे आपकी पूरी समझ हो उसी पर टाइटल पहले, यानी कि ये जो निबंध का शीर्षक है वो चूज़ करें, क्योंकि शीर्षक ही आपका शीर्ष पर ताज पहनाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये निबंध का टाइटल जिस पर आपकी समझ अच्छी हो वैसे ही टाइटल चूज़ करने हैं। तो हमने आज चूज़ कर लिया भारत में स्वास्थ्य समस्याएं। अब स्वास्थ्य समस्याओं में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, उसके लिए आप क्या करोगे। पहला काम जैसे मैंने बोला था कि रोटी बनाने में आपको सबसे पहले क्या जानना चाहिए, आटा गूँथना। अगर आपको आटा गूँथना नहीं आता है तो आप कितने भी अच्छी रोटी बेलते हो कोई मतलब नहीं है, कितना ही अच्छा सेकते हो कोई मतलब नहीं है।
तो बेसिक आपको आना चाहिए। तो पहला काम क्या होता है कि फ्रेमिंग। और फ्रेमिंग कैसे करेंगे? फ्रेमिंग के लिए आपको पूरा सिलेबस याद होना चाहिए। करंट अफेयर्स से जो भी ज़रूरी मुद्दे होते हैं उन पे अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो आपको क्या ध्यान देना होगा कि आपको लिखना है कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड इन डिफरेंट डायमेंशन, ठीक है ना। तो फ्रेमिंग इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे खाने में नमक की ज़रूरत होती है, वैसे ही अगर फ्रेमिंग नहीं किया आपने तो फिर गड़बड़ा जाएंगे, कहीं कुछ लिखेंगे कहीं कुछ लिखेंगे, ये चलता रहेगा। क्लियर है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहला काम हमारा क्या है, फ्रेमिंग का। अब फ्रेमिंग करते समय क्या क्या ध्यान रखना है हमें? फ्रेमिंग करते समय ध्यान रखना है कि पहला तो टॉपिक वैसे ही है कि जैसे खाना बनाने में हम चूल्हा जलाते हैं। सारी तैयारी करने के बाद पहला काम प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना क्या करेगा? आपके खाने को पकाएगा। प्रस्तावना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये प्रस्तावना कितने प्रकार की होती है इसको मैं कई बार बता चुका हूँ। सबसे अच्छी जो प्रस्तावना होती है वो होती है एनेक्डोट, कहानी, काल्पनिक हो या वास्तविक हो। कहानी से आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप किसी फिल्म का इंट्रो देखते हैं और उसमें आपको उस कहानी के बारे में कुछ बातें समझ में आती हैं कि इसका थीम क्या है। तो आपको थीम समझाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रस्तावना, ठीक है ना। अब उसके बाद आपके पास ढेर सारा ऑप्शन है कि आप अपने निबंध को किसी भी डायमेंशन में लिख सकते हो। लेकिन हमारे पास यूपीएससी की तरफ 1200 1250 शब्द नहीं है, इसलिए हम लिमिटेड डायमेंशन बनाएंगे और लिमिटेड में भी ऐसे डायमेंशन जो ज़रूरी हों। तो पहले 2-4 लाइन में आपको बता देना है कि राइट टू हेल्थ क्या है और चर्चा में क्यों है, ठीक है ना। इसकी प्रासंगिकता बताएंगे। राइट टू हेल्थ क्या है, ठीक है ना। तो किसी को भी स्वास्थ्य का अधिकार अगर दिया जाए और चर्चा में क्यों है, अगर करंट से जुड़ा हो तो, ठीक है ना। चर्चा में क्यों हो, अगर करंट से जुड़ा नहीं है तो भी आप ये चीज़ें नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो चर्चा में क्यों है, कोविड के कारण जो है आपने देखा भारत की नहीं पूरे विश्व की हेल्थ जो है सिस्टम के धागे खुल गए। विशेषकर भारत में अगर आप देखें तो भारत में तो पूरा धुआं धुआं हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं दिखी ही नहीं। तो इस व्यवस्था को समझेंगे हम। तीसरे नंबर पर क्या होना चाहिए कि भारत में स्वास्थ्य समस्याएं क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो आपसे बेहतर कौन जानेगा भारत में स्वास्थ्य समस्याएं, हॉस्पिटल से लेकर के डॉक्टर तक और मेडिसिन से लेकर के इक्विपमेंट तक सबकी समस्या है। तो इस पर तो आपकी एक होलिस्टिक अप्रोच बननी चाहिए। आपको पता सब कुछ है, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ कि जो भी मैं ऐसे बताता हूँ या कोई भी टॉपिक बताता हूँ मैक्सिमम चीज़ें आपको पता होती हैं, बस उसको ऑर्गेनाइज करना होता है। ये एक कला है। जैसे अगर आप फिल्म बनाते हैं, मान लीजिए कि आप फिल्म मेकर हैं तो आपने स्क्रिप्ट लिख दी, ठीक है। जैसे लाल सिंह चड्ढा की स्क्रिप्ट मत लिखिएगा, इस तरीके की स्क्रिप्ट जो है अब भारत में नहीं चलने वाली है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, स्क्रिप्ट राइटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कहानी तो सभी को पता है, लेकिन उसके बाद आता है एक्टिंग। तो जब आप कहानी को जानते हुए अच्छी एक्टिंग करेंगे तो आपकी फिल्म चलेगी। अगर आप हीरो हैं तो अपनी कहानी के, अगर स्क्रिप्ट अच्छी है एक्टिंग नहीं अच्छी है तो भी फिल्म फ्लॉप होगी। और उल्टा भी इसका हुआ, स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है एक्टिंग कितनी भी अच्छी कर लो आप। तो दोनों का सही होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए पहले हम लोग स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जाके सीधे सीधे एक्टिंग करने लगते हैं। जो समस्या क्रिएट करता है उनको स्क्रिप्ट राइटिंग पता ही नहीं है, यानी कि उनको फ्रेमिंग नहीं पता है, उनको कहाँ कितना क्या बोलना है ये नहीं पता है। इसलिए फ्रेमिंग इज़ मस्ट फॉर योर राइटिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो
हमको क्या देखना है कि भारत में समस्याएं होंगे और भारत में स्वास्थ्य समस्याओं हेतु क्या क्या प्रावधान है। ठीक है ना, भारत में स्वास्थ्य समस्याओं हेतु प्रावधान। प्रावधान क्या क्या है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे कि क्या क्या हमारे यहाँ प्रोविज़न्स हैं। क्या कर सकता है, कोई व्यक्ति बीमार है तो वो कहाँ जा सकता है, उसके पास पैसा नहीं है तो क्या कर सकता है। अब कोरोना महामारी आई थी, विश्व की सबसे बड़ी महामारी, ठीक है ना, कोविड-19। कोरोना महामारी के दौरान हमें समझ में आया कि राइट टू हेल्थ होना कितना ज़रूरी है। राइट टू हेल्थ का महत्व, ठीक है ना, क्योंकि ये गरीब को बेड नहीं मिल रहा था, गरीब छोड़िए अमीर को भी नहीं मिल रहा था, पैसा सेकेंडरी हो गया था का महत्व। ठीक है, छठा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विश्व के अन्य देशों में राइट टू हेल्थ की स्थिति। भाई भारत में तो ज़रूरी है, अन्य देशों में क्या चल रहा है, विश्व के अन्य देशों में राइट टू हेल्थ का महत्व। की स्थिति, ठीक है ना। सातवां जो है ये क्या है, राइट टू हेल्थ किससे संबंधित है, ठीक है ना, ये हमारा किस प्रकार का राइट है। सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और जीवन के हर पहलू से संबंधित है, ठीक है ना। व्यक्तिगत और अनेक पक्षों से, जीवन के लगभग सभी पक्षों से, स्वास्थ्य बोला जाता है ना, हेल्थ इज वेल्थ, अनेक पक्षों से संबंधित। अब इसके बाद अगर भारत सरकार जो है इसको लागू करना चाहती है तो ये कहाँ कहाँ है। राइट टू हेल्थ का इतिहास जो है अगर हम देखें तो प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो है कुछ लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती थी। फिर हम आते हैं अकाल और महामारी के समय जो है विभिन्न कालों में चाहे वो प्राचीन काल में गुप्त काल हो या तो उसमें कुछ कुछ साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। फ्री जो मेडिकल असिस्टेंस है उसका प्रथम साक्ष्य जो है मेडिकल हिस्ट्री में आपको दीवाने खैरात में मिलता है जो कि एक खैराती अस्पताल के रूप में देखा जाता है दिल्ली के लोगों के लिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है फिरोज़ तुगलक जब आता है तो उसने कुछ अधिकार दिए थे, ठीक है। फिर अंग्रेज़ों द्वारा ऐसा कुछ किया नहीं गया भारत में। अब हम अगर इसको लागू कर देते हैं तो राइट टू हेल्थ के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं, ठीक है ना, के समक्ष चुनौतियां। राइट टू हेल्थ के समक्ष जो है चुनौतियां क्या क्या हैं, इसको हम देखेंगे, कुछ सुझाव देंगे
और निष्कर्ष लिखेंगे, ठीक है ना। सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव और फिर निष्कर्ष लिखेंगे। इसकी प्रस्तावना तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को भी लिखने में समस्या होगी। प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए? प्रस्तावना आप लिखेंगे एक मार्मिक कहानी से। जितना आप क्रिएटिव हैं, जितना आप क्रिएटिव हो सकते हैं, सारी क्रिएटिविटी आपको दो जगह दिखाना होता है। कहाँ पर? एक तो प्रस्तावना में और दूसरा जो है आपके निष्कर्ष में। तो पहला जो है प्रस्तावना आप कैसे लिखेंगे जैसे कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ। इसको कभी भी जब कहानियाँ बनाया करिए तो प्रथम पुरुष में न बना करके, यानी कि अपने ऊपर न बना करके किसी अन्य पुरुष को रख करके बना सकते हैं, ठीक है। कोरोना महामारी में जो समस्याएं हुई थी, उन्होंने व्यक्ति को इतना डरा दिया, व्यक्ति को इतना डरा दिया कि व्यक्ति जो है चैन से, सुकून से अपने घर में भी नहीं रह सकता। मैं एक दिन क्लास ले रहा था फलाना पर, और क्लास लेते समय मेरी भी कुछ तबीयत नासाज थी, मेरी भी तबीयत सही नहीं थी, क्योंकि सर्दी ज़ुकाम था उस समय। और द्वितीय जो कोरोना की दूसरी लहर थी, उसमें बहुत सारे लोगों का आए दिन सुनना पड़ता था कि किसी का देहांत हो गया, किसी का ऐसे देहांत हो गया, डॉक्टर तक का देहांत हो रहा था। बहुत सारे ऐसे लोग, समृद्ध लोग, गरीबों की तो छोड़ दीजिए, उनकी तो काउंटिंग ही नहीं थी। तो क्लास लेते समय मेरे पास एक फ़ोन आया, बार बार फ़ोन आ रहा था कुछ लोगों का, मेरे दोस्तों का। हमारे एक प्रिय मित्र जो हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर हैं, उनकी डेथ हो गई थी। ट्विटर पर उनका जो है किसी ने पोस्ट किया था, और वो सुन करके, चूँकि हम लोगों का आईआईएमसी के वो स्टूडेंट रहे हैं, तो उन लोगों के साथ दिल्ली में रहना बहुत अच्छा लगाव था, तो इस वजह से जो है एक शौक सा लगा। और आप लोग शायद जो भी क्लास कर रहे होंगे, कुछ लोग इसमें क्लास भी कर रहे होते होंगे उस समय, तो एक ऐसी फीलिंग आती है जो जिससे आप जो है अपने आप को रोक नहीं सकते कि क्या हो रहा है। और वो फीलिंग वही महसूस कर सकता है जो अपनों को खोता है। और वो दर्दनाक मंजर रुकने वाला नहीं था। लगातार प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही थी, और ये आलम जो है लगता था कि दुनिया समाप्त होने वाली है। बड़ी गहरे संकट में भारत ही नहीं, पूरा विश्व था। महामारी को रोकने के लिए अभी टीके नहीं इजाद किए गए थे, टीके पर बहुत सारी काम चल रहे थे, और क्या गरीब, क्या अमीर, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या भारत, क्या अमेरिका, सभी में समस्याएं एक समान हो गई थी। प्रत्येक व्यक्ति जो है परेशान था। अब इस महामारी जैसे जंजाल को देख करके अगर भारत जैसे सामान्य स्वास्थ्य व्यवस्था वाले देशों की बात की जाए, तो वहाँ पर लोगों का नियंत्रण और आयुर्वेद द्वारा ही मैक्सिमम लोगों की जान बचाई गई, ये सत्य है। जिन्होंने स्वयं पे नियंत्रण करके और बिना हॉस्पिटल गए ही बहुत सारे काम, बहुत सारे चीज़ें रोकी। तो इस तरीके की कोई भी एक मार्मिक कहानी गूगल से सर्च करके आप लिख करके सभी लोग दिखाएंगे, ठीक है ना। कहानी कोई भी हो, उसमें थोड़ा इमोशन हो, अपने ऊपर नहीं बताना, जैसे मैंने बता दिया, तो आपको अपने ऊपर नहीं बताना है, आपको कोई नाम दे देना है और उसके बाद कहानी शुरू करनी है। उसमें थोड़ा क्या हो, कुछ कोटेशन चाहे आप लिख सकते हैं, जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वास्थ्य जो है खुद बनाता है, स्वस्थ शरीर ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है, ठीक है। कोटेशन आदि से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे गौतम बुद्ध की का एक कोटेशन है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वास्थ्य खुद बनाता है। खुद बनाता है। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ शरीर ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है।
सबसे बड़ा उपहार। स्वास्थ्य हमारा जो है हेल्थ इज वेल्थ जिसको बोलते हैं, स्वास्थ्य ही हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। क्लियर है? किसने कहा है ये? गौतम बुद्ध जी ने कहा है। तो आप लोग कहीं से भी कोई भी कोटेशन के लेकर के, ये सामान्य कोटेशन है, तो ऐसा कोशिश करिए कि कुछ कहानी हो, कविता हो, उससे शुरू करिए। बेसिकली कहानी जो है बहुत अच्छे से हिट करती है एग्जामिनर के ब्रेन पे, तो उससे आप शुरू करें। तो इस कलयुग में जहाँ चारों तरफ महामारी है, जहाँ चारों तरफ जो है जहरीली गैसें फैली हुई हैं, हर देश, हर कस्बा, हर गांव, हर शहर अभी जो है विभिन्न समस्याओं के चपेट में है, वहाँ पर यदि व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार न मिले तो यह बेईमानी होगी। ठीक है ना? चाहे हम खाना खा रहे हों, इसको लिख सकते हैं आप कि इस कलयुग में चारों तरफ जहरीली गैसें, गंदा पानी, शोरगुल, एवं हिंसा का माहौल है। मनुष्य, चाहे भारत हो, चीन हो, भारत, चीन, अमेरिका या अफ्रीका का कोई गरीब देश, सभी जगह वातावरण दिन प्रतिदिन दूषित होता जा रहा है। दिल्ली जैसे शहर में तो आप प्रतिदिन 5 सिगरेट पी लेते हैं। ठीक है, आप चाहे नशा करते हो या न करते हो, प्रतिदिन जो है आप जो है 5 सिगरेट पी लेते हैं। इतना बड़ा पोल्यूशन है। ठीक है ना? तो अगर हम खाने की बात करें, अगर खाने या अनाज की बात करें, तो क्या खा रहे हैं हम? चाहे वो कितना भी महंगा या कितना भी ऑर्गेनिक हम खा रहे हैं, यूरिया और पेस्टिसाइड हमारे शरीर में जा रहा है। पानी पी रहे हैं तो
आर्सेनिक से लेकर के यूरेनियम तक। हवा की बात करें तो पार्टिकुलेट मैटर से लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे शरीर में अनचाहे रूप से जा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी प्रस्तावना आप लिख सकते हैं, कहानी अगर ना आए तो इस तरीके की प्रस्तावना भी बना करके आप लिख सकते हैं कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, चाहे वो खा रहे हैं, चाहे वो पी रहे हैं, कुछ भी, या सांस तक लेने में हमें स्वास्थ्य समस्याओं जैसे इन सभी के कारण मनुष्यों में घातक बीमारियां फैल रही हैं। वर्तमान समय में कैंसर, मधुमेह जिसको हम क्या बोलते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, आदि सामान्य बीमारियों की तरह देखे जा सकते हैं। उसी में खाद्यान्न समस्याओं के कारण मांसाहार उन्हीं के साथ मांसाहार द्वारा जेनेटिक बीमारियां हो रही हैं ना। जेनेटिक जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जो महामारी का रूप ले रही हैं, जैसे कोरोना है ही, कोरोना है, बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, इबोला है, मंकी पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, जितने भी आपको नाम याद आए, इबोला, मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स, सभी हैं। तो ये तो रही समस्या। तो प्रस्तावना आपकी ऐसी हो कि लग जाए एग्जामिनर को या किसी को भी, अगर वो पढ़ रहा है तो उसको लगे कि हाँ, इसको जो है होलिस्टिक अप्रोच में समस्याओं की जानकारी है। अब हम देखेंगे राइट टू हेल्थ क्या है, ठीक है ना। दूसरा हमारा जो टॉपिक है उसमें हम क्या देखेंगे कि राइट टू हेल्थ क्या है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, राइट टू हेल्थ के लिए एक सामान्य परिभाषा आपको याद करनी होगी। क्या
कि स्वास्थ्य का अधिकार, ठीक है ना, इसको स्वास्थ्य का अधिकार कहेंगे हम शॉर्ट में इसको लिखेंगे राइट टू हेल्थ, ठीक है ना। स्वास्थ्य का अधिकार एक सार्वभौमिक न्यूनतम मानक का जब भी प्रस्तावना लिखे ना तो होलिस्टिक अप्रोच में लिखेंगे तभी, मतलब कि हमें 50 से 100 शब्दों में प्रस्तावना लिखनी है। कोशिश करिए कि प्रस्तावना पे ज़्यादा समय दें, उसके बाद तो सभी लोग कॉमन लिखते हैं। प्रस्तावना आपकी जितनी अट्रैक्टिव रहेगी, सुझाव जितने अट्रैक्टिव रहेंगे, निष्कर्ष जितने अट्रैक्टिव रहेंगे, उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि एक छोटी सी परिभाषा समझ लेनी है कि भाई राइट टू हेल्थ यानी जो स्वास्थ्य का अधिकार है वो है क्या। तो यह एक न्यूनतम मानक का सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार है, ठीक है ना। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार है। आप देखते हैं ना, ये डॉक्टर जो है, वैद्य लोगों का, मान लीजिए एंशिएंट एरा में बहुत बड़ा महत्व था, ठीक है ना। वैद्य जो है और शिक्षक, दो लोग जो है कभी पेमेंट नहीं लेते थे, ठीक है ना। इन लोगों का क्या था, जड़ी बूटी आदि के माध्यम से, गुरुकुल में शिक्षा पद्धति के माध्यम से ये लोग, कंपलसरी होता था सबको, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको उसका लाभ मिले, ठीक है ना। तो ये कल्चरल राइट्स भी है, ठीक है ना, सांस्कृतिक अधिकार है, जिसके हकदार एक सामान्य सी परिभाषा हो गई, जिसके हकदार सभी लोग हैं, जिसके हकदार सभी व्यक्ति हैं। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य के अधिकार की अवधारणा जो है कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में भी शामिल किया गया है। अवधारणा जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में भी शामिल किया गया है। जिसके अनुसार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा जो है 1948 में जो होती है, जिसके अनुसार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी, 1900 तथा जो महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, बच्चों, महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के कन्वेंशन आदि में भी शामिल है। ये होगी एक सामान्य सी परिभाषा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी होंगी, जैसे कि ये आपको एग्जैक्ट याद करनी होगी, 2-3 लाइन है, याद करने में बहुत समस्या नहीं होगी। अब ये क्या है, राइट टू हेल्थ क्या है और ये चर्चा में क्यों है।
तो इसके बारे में हमने बात कर ली कि भाई ये चर्चा में क्यों है। अब हम देख लीजिए राइट टू हेल्थ क्या है और ये चर्चा में क्यों है। तो कोविड-19 महामारी के कारण जो स्वास्थ्य समस्याएं आई हैं ये चर्चा में क्यों है। हेडिंग मैं सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ कि आप इसको याद कर लें, सीक्वेंस में आप पैराग्राफ में लिखेंगे, ठीक है ना। तो कोविड-19 महामारी के ने भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में की स्वास्थ्य समस्याओं को उजागर किया। और राइट टू हेल्थ को, ये सब आप शॉर्ट में कुछ नहीं लिखेंगे, राइट टू हेल्थ को आवश्यक समझा। अब भारत में ये चर्चा में कैसे है, तो राजस्थान सरकार द्वारा जो है राजस्थान के पब्लिक हेल्थ मॉडल की कार्यान्वयन की घोषणा की गई। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के पब्लिक हेल्थ मॉडल के पब्लिक हेल्थ मॉडल के कार्यान्वयन की घोषणा की है। क्रियान्वयन की घोषणा की है और साथ ही भारत सरकार द्वारा जो है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मिशन ने भी इसकी आवश्यकता को दर्शाया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मिशन द्वारा। तो ये दो कारण हैं जो चर्चा के प्रमुख विषय रहे हैं। अब भारत में और विश्व में समस्याओं को हम देखेंगे, क्या क्या समस्याएं हैं, हेल्थ की स्थिति क्या है। तो पहले हम भारत में इसकी समस्याओं को देख लेते हैं। ठीक है, पहला काम क्या हम करेंगे कि भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं। पहली समस्या क्या है कि यहाँ प्रति व्यक्ति डॉक्टर की बहुत ज़्यादा कमी है। अब सभी को पता है कि इसको पॉइंट में लिखते हैं, प्रति व्यक्ति डॉक्टर की कमी। अब देखिए, अब ये WHO द्वारा कितना माना गया है, WHO जो है इसको कितना मानता है कि 1000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर होना चाहिए।
1000 एक डॉक्टर की आवश्यकता। वहीं भारत में 11,000 पर एक डॉक्टर है। ये मिनिमम है, ठीक है ना, मिनिमम 1000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर की आवश्यकता होती है। वहीं भारत में 11,082, कहीं 1 लाख नहीं तो 1 लाख तो नहीं है, पर एक डॉक्टर है। इसको थोड़ा सा डॉक्टर का चेक करिएगा। दूसरा क्या है कि गांव तथा पिछड़े क्षेत्रों में अस्पतालों की संख्या बहुत ही कम है। गांव तथा पिछड़े क्षेत्रों में अस्पतालों की संख्या बहुत कम है। वहीं 24 घंटे सुविधा तो बिल्कुल उपलब्ध नहीं, नगण्य है। नगण्य, ठीक है। अब स्वास्थ्य पर खर्चा बहुत ज़्यादा है। स्वास्थ्य पर खर्च बहुत अधिक है, जो कि गरीब व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। गरीब व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। ठीक है ना। सरकारी अस्पतालों में अपर्याप्त तथा निम्न स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। एक तो सरकारी अस्पताल है भी कम, सरकारी अस्पतालों में अपर्याप्त तथा निम्न स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं। ये एक समस्या है। और जेनरिक दवाओं के प्रति लोगों की जो है जागरूकता में कमी है। जो भी दवा आप 100 रुपये की लेते हैं वो 2 रुपये की भी मिल सकती है। जेनरिक दवाओं के प्रति जागरूकता में कमी। सभी का टीकाकरण नहीं हो पाया है, ठीक है। अभी भी आप देखेंगे 100 करोड़ लोगों का ही टीकाकरण कंप्लीट हो पाया है, 30 करोड़ लोग अभी भी टीकाकरण नहीं। महामारी जैसी समस्या या बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिसमें टीकाकरण आवश्यक होता है, उसमें टीकाकरण नहीं कराया गया। विश्व के अन्य देशों में हम देखते हैं कि राइट टू हेल्थ की क्या स्थिति है। विश्व के अन्य देश और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं।
तो इसमें डॉक्टर्स का जो परसेंटेज है, रेशियो है, वो आप लिख सकते हैं कि जर्मनी में प्रति 1000 व्यक्ति पर सबसे अधिक डॉक्टर हैं, 4.3 डॉक्टर्स हैं, ठीक है ना, जो कि WHO के अनुसार जो है कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है। इटली में सबसे पहले समस्याएं शुरू हुई थी कोविड में, प्रति 1000 व्यक्ति पर जो है लगभग 4 डॉक्टर हैं, ठीक है ना, 1000 व्यक्ति पर 4 डॉक्टर्स हैं। अगर हम बात करें स्पेन की तो 3.9 है, स्पेन में 3.9 डॉक्टर्स हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में 3.7, और USA में यानी कि अमेरिका में 2.9 डॉक्टर्स। इसके कारण जो है विकसित देशों में डॉक्टर्स की पर्याप्त संख्या से होने से लोगों की स्वास्थ्य तक पहुंच आसान है। साथ ही इन देशों में इन्हें विभिन्न अधिकार मिले हुए हैं। अब विभिन्न अधिकार जैसे कि आप बिना हेल्थ इंश्योरेंस के रहेंगे ही नहीं, USA आदि में हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है आप, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, उदाहरण के लिए यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है। तो ये एक समस्या जो है वो समाप्त हो जाती है कि भाई जब हेल्थ इंश्योरेंस सभी का है तो इलाज फ्री में होता है, ठीक है ना। अब भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं हेतु कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, इसका थोड़ा सा अगर चाहें तो हम इतिहास देख सकते हैं, ठीक है ना। राइट टू हेल्थ का इतिहास, तो भारत में प्राचीन काल से ही स्वास्थ्य को एक अमूल्य निधि के रूप में देखा जाता था। विभिन्न वैद्य, हमें तो विशेष जानकारी है नहीं, भारत में प्राचीन काल से ही स्वास्थ्य को पूंजी के रूप में माना जाता रहा है। परंतु जो
फिरोज शाह तुगलक द्वारा खैराती उपाध्याय जो है, जैसे चरक, चरक, सुश्रुत और वाग्भट आदि विभिन्न चिकित्सकों से हमें अल्प जानकारी मिलती है, परंतु ऐसा माना जाता है चिकित्सा सभी के लिए निःशुल्क थी। शिक्षा और चिकित्सा पर जो है बहुत बड़ा विवाद है, क्योंकि उस पर स्पेशल हमें जानकारी मिलती नहीं। लेकिन इसकी विशेष जानकारी जो है ना, दीवाने खैरात जो है, खैराती अस्पताल जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा मध्यकाल में जो कि पूरी तरीके से फ्री था, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के लिए और महिलाओं के लिए शायद। का वर्णन मिलता है। अब देखिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का कॉन्सेप्ट है भारत में ना, 1943 में अंग्रेज़ों द्वारा जो है ना पीएमसी खोले गए, प्राथमिक हेल्थ सेंटर जो है, पीएचसी जिसको बोलते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ इतिहास है। अब इससे ज़्यादा बहुत फ्री हेल्थ का उदाहरण नहीं मिलता है। अगर हम बात करें भारत सरकार द्वारा जो है भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं कौन कौन सी हैं, समस्याएं हमने देख ली, सुविधाएं स्वास्थ्य सुविधाएं, हेल्थ फैसिलिटीज़ भारत में कौन कौन सी हैं। तो राइट टू हेल्थ भारत में मौलिक अधिकारों के दायरे में आता है। ठीक है ना, ये जान लीजिए। राइट टू हेल्थ जो है भारत में फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत। ठीक है ना, कहाँ? आर्टिकल 21। दूसरा है कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो है 38, 39, 42, 43 कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। डीपीएसपी में अनुच्छेद 38, 39, 42 आपका 43, 47 आदि स्वास्थ्य संबंधित अधिकारों के पक्ष में देखने को मिलते हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं।
इनको आज फिर से पढ़िएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि स्वास्थ्य से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों के क्रम में योजनाएं हैं हमारी, विभिन्न योजनाएं। अब योजनाओं के जितने आपके नाम याद आ जाएं, इसका सारा पीडीएफ मिल जाएगा आपको। लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जननी सुरक्षा योजना है, सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान है, बहुत सारे अभियान हैं, ठीक है ना। जननी सुरक्षा योजना, सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान, सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान, मिशन इंद्रधनुष। जितने भी आपको नाम याद आ जाएं, ये भी टीकाकरण से ही संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत, जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना। बहुत सारी स्कीम है, जितना भी आप लिख पाएँ। बस एक वात्सल्य योजना है, बहुत सारी योजनाएं जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। अब राइट टू हेल्थ के समय जो है, समक्ष जो है, चुनौतियां क्या क्या हैं। चुनौतियां, सबसे बड़ी चुनौती है हमारे पास क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की। यानी कि हमारे पास न हॉस्पिटल है, न डॉक्टर्स हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक की कमी है हमारे यहाँ। तो सबसे बड़ी कमी हमारे क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी। डॉक्टर्स की कमी, जितनी भी कमियां आप जान सकते हैं और भी इसमें जोड़ लीजिएगा। जागरूकता नहीं है लोगों में, डॉक्टर कभी बैठता है कभी नहीं बैठता है, तो उसके लिए लोग वेट करते रहते हैं। आधारभूत संरचना की कमी, कहीं कहीं हॉस्पिटल है तो उसमें मशीनें नहीं हैं, संरचना की कमी। जीडीपी का बहुत कम प्रतिशत जो है इस पर खर्च किया जाता है, यानी कि अपर्याप्त धन। वहीं आप प्राइवेट हॉस्पिटल देखेंगे तो वहीं पे बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगी। जनसंख्या का अत्यधिक जो बोझ है हमारे पास, अधिक बोझ। अभी हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली देश बनने जा रहे हैं। बीच में जो है दवाओं की कालाबाजारी, गलत दवाएं मिलती हैं, और सबसे बड़ी समस्या आती है बिचौलियों की, ठीक है ना, बिचौलियों की समस्या। अब कुछ समाधान देंगे हम, और फिर लास्ट में निष्कर्ष आप लोग अपना लिखिएगा। कुछ समाधान इसका क्या हो सकता है या सुझाव क्या हो सकता है,
पहला तो है भाई इंफ्रास्ट्रक्चर सही करो, ठीक है ना। तो इसके लिए जीडीपी का जो है कम से कम 3% तक, ठीक है ना, 1% के आसपास खर्च किया जाता है। तो जीडीपी का 3% कम से कम स्वास्थ्य पर खर्च किया जाए। दूसरा है कि सभी को स्वास्थ्य मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, सभी का, ये सबसे अच्छी स्कीम है हेल्थ इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस हो, आयुष्मान भारत के ही थ्रू हो, लेकिन हो, सरकार करे सभी का, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाई जाएं, अस्पताल खोले जाएं, इसके क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यों को बढ़ाया जाए। अब देखिए बहुत सारी कमियां ही नहीं हमें लिखनी है, हमने जो है जो कोवैक्सीन की खोज की और इन सब का उदाहरण भी आपको दे देना है बीच बीच में, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में हो गया आपका, सरकारी अस्पतालों को हाईटेक सुविधाएं दी जाएं, और भी सुझाव आप दे सकते हैं, ठीक है ना। हाईटेक सुविधाएं दी जाएं, ठीक है। तो ये जो है आपके सुझाव है। निष्कर्ष में आप कहोगे कोविड-19 के दौरान जो है भारत के पास कम संसाधन होते हुए भी भारत ने अन्य जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ठीक है ना। हालांकि स्वास्थ्य समस्याओं ने भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ कर रख दिया, और जो भारत की जो प्रमुख स्वास्थ्य जो कमियां हैं वह सामने खुल करके आए। हॉस्पिटल और डॉक्टर्स तो छोड़िए, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी भारत में उपलब्ध नहीं थे, जो कि भारत के लिए एक शर्म की बात है। हमें सभी को मिलकर के, सरकार और प्राइवेट एंटिटी को मिलकर के क्या करना चाहिए, इन पर विशेष कार्य करना चाहिए। मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए आप लोग। क्लियर है ना। हाँ, जेनरिक दवाओं का एक सुझाव में आपको, जेनरिक दवाओं का भी हमें क्या करना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए, ठीक है। तो और भी किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो आप लोग लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। देखिए निबंध हमेशा अपना रहना चाहिए, निबंध में प्रस्तावना और निष्कर्ष जो है आप अपना लिखिए। बाकी कंटेंट मैंने दे दिए हैं, काफ़ी सफिशिएंट है अगर आपसे पूछा जाता है, और इसको लिख करके दिखाइए कहानी के रूप में, अन्य चीज़ों में। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।